नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस समय पाकिस्तान की एक और खबर की चर्चा में। आप में से बहुत सारे साथी इस समय जो उपस्थित हैं उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि एक और बहाना आप नहीं छोड़ना चाहते पाकिस्तान की कहानी सुनने का। आइए शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान को बिना लोन दिए लौट गई है आईएमएफ की टीम। ये जानकारी आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें उम्मीद बाकी है। उम्मीद बाकी होने की कहानी भी बताएंगे, इन्हें सीने पर हाथ रखा हुआ भी समझाएंगे। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि इनके 57,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो है वो लटक ही गया है। बाकी जिन्हें नहीं पता है, इस खबर को आज के सेशन में हम विस्तार से सुनने वाले हैं। बेल आउट टॉक बिटवीन आईएमएफ पाकिस्तान एंड विदाउट डील, बिना कुछ हुए ही अटक गया है। आइए आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं, तब जाकर के आपको आज की इस खबर पर वापस लौटाकर लाएंगे, क्योंकि जिन्हें कुछ पता ही नहीं उन्हें आज के सेशन में ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से पहले बैकग्राउंड पता हो तो मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी यहाँ पर एक खबर देखते हैं जुलाई 2022 की, लगभग ये वो समय था जब इमरान खान जा रहे थे, शहबाज शरीफ आ रहे थे। सत्ता परिवर्तन के उस दौर में अमेरिका से सिफारिश लगाते हुए पाकिस्तान ने कहा कि हमें आप लोन दे दीजिए। किससे कहा? आईएमएफ से कहा। आईएमएफ कौन है? दुनिया की दो सबसे बड़ी बैंक जो कि दुनिया की सहायता के लिए जानी जाती हैं, उनमें से एक का नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तो दूसरे का नाम वर्ल्ड बैंक है। आईएमएफ ने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान को लोन प्रोग्राम शुरू करेंगे जो कि इमरान के समय पर हमने होल्ड में डाल दिया था, और आप लोगों को अगस्त में $1.2 बिलियन का लोन दे देंगे। कोई बात नहीं, अब तिथियों पर गौर करते चलिएगा, कहानी आपको आगे स्वतः ही समझ में आ जाएगी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खबर आती है 5 महीने पहले की, अगस्त 29 की। आप तिथियों को गौर करते चलिएगा। जुलाई के अंदर इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को लोन दे देंगे, और पाकिस्तान में आई नई सरकार को, जिसमें मिफ्ताह इस्माइल नाम के व्यक्ति वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमें लोन मिल गया है। और हमने आप लोगों के सामने एक सेशन भी किया था। याद होगा उस समय एक प्रोग्राम का जिक्र हुआ था जिसका नाम था ईएफएफ प्रोग्राम, यानी रिवाइवल ऑफ आवर ईएफएफ प्रोग्राम। कईयों ने सवाल पूछा कि ये कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा लोन दिया जा रहा है। तो ये है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। सामान्यतया जो देश अपने द्वारा पेमेंट क्राइसिस में होते हैं, यानी कि माल खरीदने की स्थिति में दूसरे देशों से नहीं होते, जिनका देश की इकोनॉमिक कोलैप्स कर रही होती है, उनके लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ लाता है, जिसमें सामान्यतया 4.5 साल से लेकर 10 साल तक लोन चुकाने की फैसिलिटी बहुत कम ब्याज दरों पर दी जाती है। इस प्रकार का प्रोग्राम लेकिन तभी लाया जाता है जब आईएमएफ को यह लगता है कि यह देश अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि दुनिया का कोई और देश या बैंक इसे लोन देने की स्थिति में नहीं है। तभी आईएमएफ यहां पर उस देश के सामने बहुत सारी शर्तें रखता है, क्योंकि वो ये जान चुका होता है कि अब मेरे सिवा कोई और इसके पास नहीं है जो इसे लोन दे पाएगा। ऐसी स्थिति में आईएमएफ के द्वारा उस देश पर बहुत सारी शर्तें लाद दी जाती हैं। उसी के तहत पाकिस्तान को लोन मिला था। आज से 5 महीने पहले हमने इसकी खबर आपसे डिस्कस की थी। कोई बात नहीं, अब तिथियों को आप गौर करते चलें तो आपको सारी घटनाएं समझ में आने लगेंगी। दिसंबर आता है 2022। आईएमएफ पाकिस्तान से कहता है कि मैंने आपसे बहुत सारी शर्तें की थी, लेकिन आपने शर्तों के बारे में कुछ कार्रवाइयां नहीं की हैं अभी तक। मैं चाहता हूं कि लोन मुझे जब दूं, तो मैं आपको जब लोन दूं तो उसकी वापसी का प्रोग्राम आपके पास बुनियादी तरीके से बना होना चाहिए। कौन सा तरीका? जब वो लोन देता है तो वो ये चाहता है कि मेरी किस्तें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आती रहें, और किस्तें आने के लिए आपको अपने देश में कुछ परिवर्तन करने होंगे। परिवर्तन आईएमएफ जैसा कहेगा वैसे करने होंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा कि मैं आपको 3 हफ्ते की मोहलत दिया हूं, अगर आपको लोन दोबारा चाहिए यानी अगली किस्त चाहिए तो। दिसंबर 25 की यह खबर थी। कोई बात नहीं, अब आप यहां पर अगले महीने में एंट्री करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर होता है। पाकिस्तान अमेरिका से कहता है कि प्लीज हमें $1.1 बिलियन की नेक्स्ट किस्त दिलवा दीजिए। ये पाकिस्तान के अखबार में खबर छपती है। पाकिस्तान अमेरिका से कहता है कि उन्होंने जो 3 हफ्ते का समय दिया था उनकी शर्तों पर तो हम अमल नहीं कर पाए, लेकिन आप कृपया करके हमें लोन की अगली किस्त दिलवा दो। कुल $7 बिलियन का हमें लोन मिलना है। हर बार की किस्त पर आईएमएफ हमारे सामने शर्तें
रखता चला जाता है और हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। अमेरिका शाह पता नहीं सुना या नहीं सुना, 27 तारीख की खबर आती है, तभी यहाँ के वित्त मंत्री बोलते हैं कि अल्लाह ही जिम्मेदार है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए। यानी इन्होंने बिल्कुल अल्लाह हवाले छोड़ दिया कि जो पाकिस्तान है उसकी स्थिति के लिए अल्लाह जिम्मेदार है। चलिए कोई नहीं साहब, 27 जनवरी की यह खबर निकल कर आती है, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 31 जनवरी को आईएमएफ की टीम पाकिस्तान चली आती है अपने टोटल $7 बिलियन के लोन की अगली किश्त यानी $1.1 बिलियन की किश्त देने के लिए। लेकिन इस बार आईएमएफ की टीम बहुत सारा मूड बनाकर आई थी। पाकिस्तान की खत्म होती इकोनॉमी के सामने पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की जो टीम आई थी वो पूरी तरह सोच कर आई थी कि हम डू और डाई के साथ पाकिस्तानियों के साथ बात करेंगे, या तो करो नहीं तो मरो, और अगर आपको पैकेज चाहिए तो हमारी कुछ शर्तों की पालना करो। ऐसी स्थिति में आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंचती है। ये बैठे पाकिस्तान के नुमाइंदे और ये बैठे आईएमएफ के नुमाइंदे, दोनों एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठकर चर्चा करते हैं। जनवरी 31 को टीम आती है, पूरे 10 दिन के लिए पाकिस्तान में रुकती है और पाकिस्तान की सरकार के लोगों से बात करती है कि हाँ भाई क्या बताओ, तुम अपनी कंडीशंस को मान पाओगे या नहीं मान पाओगे। होना क्या था, 10 दिन पूरे होने थे, और क्या होना था, हो गए 10 दिन पूरे। 10 फरवरी की खबर आज आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान से आईएमएफ की टीम चली गई है बिना कुछ भी डील साइन किए हुए, बस इन्हें यह बोलकर चली गई कि हम वर्चुअली आपसे कनेक्ट रहेंगे। वर्चुअली का मतलब जैसे आप मुझसे इस समय यूट्यूब पर कनेक्ट हैं, जैसे आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहते हैं, कुछ वैसे ही तुम्हारे साथ हम वीडियो कॉल करके चर्चा में रहेंगे। तुम्हारे साथ 10 दिन बैठ करके तो गुरु कुछ नहीं हो पाया, और तुम्हारा जो फिलहाल जो बैंक बैलेंस है वो $3 बिलियन से भी नीचे जा चुका है। अब आपकी खबर आज की निकल कर ये आती है कि कैश स्ट्रैप्ड यानी कि धन के अभाव में जो पाकिस्तान है वो आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज पाने की स्थिति में फेल मार गया है। यह है आज की कहानी। उम्मीद है कि आज की जो कहानी है उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो हम आपको यह बताते हैं कि ऐसी स्थिति में उन्होंने क्यों कहा कि चिंता ना करो, हम आपसे वर्चुअली जुड़े रहेंगे। हमें तो यार पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये लोग यहाँ से जाने के बाद इनको एक दिलासा देकर चले गए कि चिंता मत करिए, वी विल कीप इन टच ऑन वीडियो कॉल। मतलब ये है कि अगर गलती से पता चले कि हम तुमसे कह जाएं कि हम तुम्हारी डील ही साइन नहीं करेंगे, तो पता चले तुम बम गोले से हमें ही उड़ा दो, तो ऐसी स्थिति में इन्हें दिलासा देकर के ये लोग निकले होंगे कि हम अभी तो चलते हैं, जल्दी ही लौटेंगे। चलिए कोई नहीं, आईएमएफ के लोग पहुंचते हैं अपने देश और पहुंच करके एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और कहते हैं वर्चुअल डिस्कशंस विल कंटिन्यू इन द कमिंग डेज टू फाइनलाइज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से डिस्कशंस करते रहेंगे। ये स्थिति समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल स्थिति आईएमएफ वर्सेस पाकिस्तान के बीच में टाई स्थिति हो चुकी है, यानी दोनों में से कौन किस तरफ बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता है। 10 दिनों के अंदर इन्हें जितने पैसे की जरूरत थी, अब वो स्थिति पाकिस्तान के अंदर से आईएमएफ की टीम निकल जाने के बाद लगभग अटक सी गई है। इस स्थिति में पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के मंत्री इशहाक डार ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। जो मामलात हैं जो तय पा गए, और आपको पता है कि 10 दिन एक्सटेंसिव डिस्कशंस थी, वो पावर के ऊपर भी थी, वो गैस सेक्टर के ऊपर भी थी, वो फिस्कल साइड पे भी थी, वो मॉनेटरी साइड पे भी थी, और इसमें हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर भी इन्वॉल्व थे, मेरे अपनी जो पूरे साथी हैं टीम में वो भी, और दूसरे डिविजन्स भी, पेट्रोलियम। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये बता क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जब आईएमएफ की टीम आई तो हमारे सारे के सारे लोग इन्वॉल्व थे। और आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक अलग समय का खेल चल रहा है। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड टू इम्प्लीमेंट एंड कंप्लीट द एग्रीमेंट दैट इमरान खान गवर्नमेंट मेड विद आईएमएफ। ये कौन है? वित्त मंत्री हैं पाकिस्तान के। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग तो केवल इमरान खान के समय जो आईएमएफ के साथ डील हुई थी उसी को आगे बढ़ाने लगे हुए हैं। अरे भाई, सरकार अब आपकी है तो आपको क्या दिक्कत है कि इमरान खान ने जो डील की थी आप उसे क्यों बढ़ा रहे हो? मत बढ़ाओ ना, ये आप उसके ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे हो? अजी बहुत बड़ी कहानी है इनके यहाँ पर। कहानी ये है कि आईएमएफ इनसे जो कहानी कह के गया है कि बेटा तुम्हारे यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, डीजल के दाम बढ़ाओ, टैक्सेस बढ़ाओ,
ऐसी स्थिति में इन्हें पता है कि इनका विरोध होगा, और जब इनका विरोध होगा तो इमरान खान सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर आएंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो इमरान खान पुनः सरकार को संभाल लेंगे। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अभी से फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया है। ये इनकी चेहरे की लकीरें साफ बताती हैं, क्योंकि ये हर चीज इमरान खान पर डाल रहे हैं। हमारे बात ये की है देखिए, ना, इसकी भी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद ना सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया, बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया उनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा जी कि अब जाने लगे, तो अभी इसको। ये बात जब मैं बोलता हूं तो लोग मानते नहीं है, कहते हैं आप मजाक बहुत बनाते हो। यहाँ के वित्त मंत्री खुद कहते हैं। कई पाकिस्तान प्रेमियों ने हमारे वीडियोस को बहुत रिपोर्ट किया है। मेरे खुद के जो पर्सनल पे चलने वाले वीडियोस हैं वो प्राइवेट बेचारों ने लगा लगा कर रिपोर्ट कर करके, पर मैं भी हूँ कि कमी नहीं छोड़ रहा हूँ इनकी इज्जत देने में। फिलहाल ये हालत है कि इन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया है कि देखो हमारे ऊपर वो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम पलट जाते हैं। वो लोग हमें लोन देते हैं, हम पलटी मार जाते हैं। इन्होंने ये जो बातें कही हैं, इस बात का हवाला यहाँ के पूर्व जो एक्स आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम है जावेद बाजवा, वो भी बोल रहे हैं कि देखो इमरान खान सरकार में वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो पाकिस्तान और बुरी हालात में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये आगे तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि आईएमएफ की अगर शर्तें मान ली तो शहबाज शरीफ सरकार को इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेंगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही दंगे प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन को इमरान खान लीड करेंगे तो वो पीएम बनेंगे, क्योंकि जनता तो उनके पीछे होलेगी। इस स्थिति को ये पहले ही भांप गए। इनने कहा इमरान खान पीएम नहीं बनना चाहिए। मतलब कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब अगर ये पीएम नहीं बनना चाहिए तो कोई बात नहीं, दंगे नहीं होंगे। दंगे नहीं होंगे इसका मतलब शहबाज शरीफ सरकार लोन की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी इसका मतलब आईएमएफ की शर्तें नहीं मानेगी। मतलब क्या हुआ? कर्जा नहीं मिलेगा। इनके तो दोनों तरफ कुआं और खाई वाली सिचुएशन हो रखी है। तो पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो बड़े ही उल जलूल हैं। उन्होंने कहा कि आईएमएफ की टीक हमसे कहकर गई है कि हम हेडक्वार्टर से डील फाइनल होने के बाद आपको बताएंगे। इन्होंने यहां पर कोई भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमसे नहीं किया। अच्छा, बाय द वे, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता क्या है? असल में आईएमएफ जब भी किसी देश के साथ डील करता है तो पहले वो आदमियों के बीच, भाई 10 आदमी तुमने पाकिस्तान वालों ने बिठाए, 10 उधर से आईएमएफ वालों ने बिठाए, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। वो वाला भी एग्रीमेंट साइन होकर के नहीं गया। इसका मतलब इनकी डील तो अभी अधरझूल में ही अटकी हुई है। अभी जरूरी नहीं है कि इनकी ये डील पूरी हो पाए। फिलहाल इनके यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $3 अरब के नीचे पहुंच गया है। लेकिन ये 3 अरब जो हैं ये होने को हैं किसके? तो ये यूएई और सऊदी के पैसे इनके पास में रखे हुए हैं। तीसरी किस्त लेने के लिए आईएमएफ से ये लगातार परेशान हो रहे हैं। आईएमएफ चाहता क्या है? आईएमएफ चाहता है कि इनके यहां पर जो फ्यूल है ना उसका दाम 60% बढ़ाओ। अगर 60% बढ़ा दिया तो इनकी महंगाई 55% इंक्रीज हो जाएगी। भाई साहब, जहां अपने देश में 6% से ऊपर महंगाई निकल जाती है तो अपन सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। यहां 55% तक महंगाई बढ़ जाएगी तो आप सोच कर देखो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान की सरकार को आईएमएफ कह के गया है कि आप कर्जा मतलब इनके ऊपर टैक्स लगा के 170 बिलियन रुपीस का टैक्स लगाओ, तब जाकर के हम आपको $1.1 बिलियन पैसा धन देंगे। भाई साहब, पाकिस्तानियों का एकदम हालत खराब होना तय है। आप सोचो कि जब आईएमएफ इनके देश में चक्कर काट रही थी ना, उसी समय इनके जो ट्रेडर्स थे उन्होंने राष्ट्रीय रूप से मतलब धमकियां देना शुरू कर दिया था कि हम पूरी तरह से क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया। यानी कि सब लोग अब अपना राशन पानी इकट्ठा करके प्रोटेस्ट की तैयारी में है कि अगर सरकार आईएमएफ की बात मान गई। पता है आईएमएफ ने इनसे कोई भी एग्रीमेंट यहीं पर क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन्हें पता था कि बेटा अगर इनकी प्रेजेंस में पाकिस्तान की सरकार ने डील साइन कर दी तो हो सकता है जनता जो है गुस्से में आईएमएफ की टीम को ही कूट दे। ऐसी स्थिति में आईएमएफ की टीम पहले यहां से निकल गई है और पाकिस्तान की सरकार से पीछे से कहलवाकर टैक्स बढ़वाएगी। देखने वाला होगा हाल यहां से आगे। बिल्कुल वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ चलिए। अगले 10 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाले हैं क्योंकि तेल के दाम इनके 20 से 30 रुपए बढ़ेंगे। यहां पर दाम बढ़ के 70 से 80। बहुत ही गजब खेला होने वाला है भाई। हम तो केवल ये बोल रहे हैं, खेला गजब होगा। आने वाले समय में बताएंगे। जहां पाकिस्तान की महंगाई दर अभी 24.5% से ऊपर चल रही है, वो अब सीधा 50% जैसी पार होगी। एकदम फिल्म फेल हो जाएगा मामला, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भाई साहब ये जो कॉमेडियन ऑफ द पाकिस्तान जो है कपिल शर्मा ऑफ पाकिस्तान, ये जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? इसके पीछे का कारण बताता हूं। ये जब कॉमेडियन आया था ना पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय पाकिस्तान का जो मतलब कर्ज था ना वो 16.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया था। लेकिन
आज पाकिस्तान पर कर्जा 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया है। भाई साहब इसने पता नहीं कैसे खर्चे करे, गधे बेचने के बाद भी इसके पास पैसे नहीं आए। 16 ट्रिलियन पाकिस्तानी इसके पास में वो था, है ना। और वो सोचो आप 60 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। इतना कर्जा इसने 4 साल में बढ़ा दिया। मतलब आप सारी हदें, 4 गुना टैक्सेशन, 4 गुना एक कर्जा बढ़ा के चला गया। फिलहाल इसकी स्थिति क्या है पाकिस्तान की? अब ये स्थिति ऐसी है ना कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। ये आप चाहो तो एक लिख के दीवार पर रख लो, अंकित अवस्थी की बात। लेकिन क्या है ना, लोग कहते हैं कि नहीं आप तो सर ऐसी बात करते हो, फिर पाकिस्तान प्रेमी आके मेरे वीडियो को रिपोर्ट कर जाते हैं। मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये फेल स्टेट है। देखो अभी कराता हूं मैं। 126.9 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर एक्सटर्नल डेट था पाकिस्तान के पास सितंबर 2022 में। फॉरेक्स रिजर्व इनके पास घट के इतना रह गया। पाकिस्तान पर चाइना का 30 बिलियन डॉलर का लोन है। आईएमएफ का फंड जो है ना, जो रिलीज हो गया, तो उसके बाद में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है ना, वो 48 साल में सबसे ऊपर तो अभी है। तो सोचो कि ये कहाँ पहुँच जाएगी। चलो कोई बात नहीं। स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पर जो कर्जा है ना, उसको चुकाने के लिए इसे आप इधर देखिए, आखिर तक 140 अरब डॉलर इन पर कर्जा हो जाएगा। हर साल इसको 24 अरब डॉलर चुकाने होंगे। हर महीने इसको 8.3 अरब डॉलर यानी 8.3 बिलियन डॉलर चुकाने होंगे। कर्जा कितना मांग रहा है? 1.1 बिलियन डॉलर। अरे आप खुद सोचकर देखो, जिस देश को इतना कर्जा चाहिए लेकिन कर्जे में उसको हर महीने इतने पैसे चुकाने हैं, आप अंदाजा लगा के देख लो भाई हालत क्या हो रहा है। मतलब 3 साल तक प्रतिवर्ष 3 साल तक इसे प्रतिवर्ष 24 अरब डॉलर चुकाने हैं। कैसे संभव होगा? एक साल के अंदर 8.3 अरब डॉलर। अब 8.3 अरब डॉलर को आप कैसे भी बांट लो तो ये कैसी भी स्थिति में चुका नहीं पा रहा है पैसा। अगर आप ये फिगर देख लिए ना, तो 2025 तक इसे 140 अरब डॉलर चुकाना है, जो कि ये कई जन्म ले लेना तो संभव नहीं है। अब आप यहाँ पर सोच लें, यहाँ के लोगों के द्वारा खुद से जो काम किया जा रहा है, क्योंकि इंसान इंसान के काम आता है। तो पाकिस्तान के अंदर खुद यहाँ के लोग जो है ना, वो अपने लेवल पर चैरिटी कर रहे हैं, घरों तक खाना भिजा रहे हैं। कराची की ये खबर सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त खड़े हैं सनब्रिज फ्लोर मिल में, जो पाकिस्तान की एशिया की बड़ी मिलों में आते हैं, जहाँ पे पीसा लगी हुई मशीन। इदरीस साहब मौजूद है, फरूख अमीन साहब मौजूद है, ऑनर इस कंपनी के। बहुत बड़ा ऐलान है पाकिस्तानियों के लिए। हम कोई सियासतदान नहीं है जो आपको बताएंगे जी इसको जेल में डाल दो, उसको निकाल दो, उसको बाहर भेज दो, उसको ये कर दो। लोग मर रहे हैं, पाकिस्तानी मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, जिसपे कोई सियासतदान बात नहीं कर रहा। ये व्यक्ति खुद बोल रहा है कि लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, जिस पर कोई राजनेता बात नहीं कर रहा है। इसलिए वहां के लोग भी ताकतवर पाकिस्तान के नाम से एक वो चला रहे हैं, जिसमें 20 लाख लोगों को, मतलब 20 लाख परिवारों तक भोजन पहुंचाने के लिए अगले 1.5 महीने तक तो इस बेचारी कंपनी ने काम उठाया। लेकिन 1.5 लाख लोगों को खिलाने से क्या होगा? फिर भी प्रयास तो अच्छा है, कम से कम इन्हें देखकर कुछ और लोग भी आगे निकल कर आएंगे। हालात आपको समझ में आ जाने चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन उससे पहले मैं जरूरी जानकारी आपको बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा काम किया आप वो जरूर सुने। देखो, जनरली अंकित 10 रेफरल कोड पर 10% डिस्काउंट आता है। इस बार यूपीएससी सेक्शन में आप लोगों को 30% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कितना परसेंट? 30% डिस्काउंट। और आप इसका मतलब समझने का प्रयास करें। देखिए, ऑनलाइन इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी कोचिंग्स हैं, जैसे दृष्टि आईएएस है, अगर आप उसके साथ में ऑप्शनल का आइकॉनिक का कोर्स परचेज करते हैं ना, 2024 के प्रीलिम्स को लेकर के 64,000 रुपये अनअकैडमी का कोर्स वहाँ 1,40,000 का है। यानी एक प्रकार से आप कंपैरेटिव स्टडी करें ना कि कितना अच्छा, और टॉप एडुकेटर्स का जो बैच है जो 16 तारीख से शुरू होने जा रहा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो बहुत ही नॉमिनल दाम पर आपको 30% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के बैचेस से बड़ी मात्रा में बच्चे पास पहले भी हुए हैं। जहां पर एक हमारी ही कॉम्पिटिटिव कोचिंग के अंदर 20,000 रुपये का कोर्स उपलब्ध है, वो अनअकैडमी पर आपको टॉप एडुकेटर्स के साथ। शायद ही कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट होगा जिन्होंने आज तक इकोनॉमिक्स बाई मृणाल पटेल ना पढ़ी हो, है ना। यानी बेस्ट एडुकेटर्स की लीडरशिप के साथ कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रीलिम्स का ये वाला जो बैच है जो 9 तारीख को शुरू हुआ है, इसे आप ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ से बड़ी मात्रा में टॉपर्स निकले, आप भी निकलेंगे, ठीक है। और तो और आप इन कोर्सेज को लेने के लिए 0% ब्याज पर ईएमआई सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की? अभी जाइए और अपना कोर्स बुक करा लीजिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है, बाकी आप हमारी टीम का नंबर भी ले सकते हैं 7878158882। ठीक है साहब, धन्यवाद।